तो उसका आंसर समझ लीजिए, चाहे आप ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए, दोनों आप अगर लिख देंगे एग्ज़ाम में, जैसे मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, वैसे आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। और ये कार्बोहाइड्रेट वाला जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स का आता है लॉन्ग में, ठीक। तो अगर आप लोग जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे लिखते चलेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, और यही सेम टू सेम लिख देंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएगा, कहीं पर भी एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक। आप लोगों को पूरा इसको अच्छे से डिटेल में कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक। कॉपी और पेन लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट्स भी बनाते चलिए, एग्ज़ाम पास में है तो अच्छे से आप लोग नोट्स भी बनी रहेगी तो एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से पढ़ भी लेंगे, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, और स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताती हूँ। मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेबस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट्स के मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, केमिस्ट्री की सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं डिटेल में पढ़ाने भी वाली हूँ, ठीक। तो आज इसी वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो हमारी यूनिट 1 है केमिस्ट्री की, जो कि नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के ऊपर था, और मैंने टॉपिक में बताया भी हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो वो पहला क्वेश्चन और वो पहला टॉपिक उसको मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और कॉपी और पेन लेके बैठिए साथ। जैसे जैसे मैं आप लोगों को लिखवाती जाऊंगी, पढ़ाती जाऊंगी, वैसे ही आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। ये नहीं कि अभी पढ़ लिया फिर बाद में नोट्स बनाया, ऐसे मत कीजिएगा। आप मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से समझाती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। किसी भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक, तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हम डिफिनीशन लिखेंगे, साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन भी बताएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कभी कभी पूछ लिया करता है एपीमर क्या होता है, एपीमराइजेशन क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, मैं आप लोगों को वो भी टॉपिक्स कराने भी वाली हूँ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन देखिए, पहले समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन इसके अंदर दोनों आते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे, आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिएगा। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन which give polyhydroxy aldehyde on or ketone on hydrolysis are known as, पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक।
देखिए, कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन मैंने डिफ़ाइन करा कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब बहुत सारे कंपाउंड से, बहुत सारे एटम से और हाइड्रोजन का एटम जुड़ के एल्डिहाइड और कीटोन इसके अंदर आते हैं, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देता है हाइड्रोलिसिस करने पे। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो होता है CHO ग्रुप होता है, और कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक, तो ये रही कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में मीठा होता है। ठीक, तो ये भी आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ऑल्सो नोन एज sugars because they are sweet in taste। ये टेस्ट में मीठा होता है, इसीलिए हम शुगर्स भी इसे कभी कभी कह देते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके क्लासिफिकेशंस बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, उसके क्लासिफिकेशन बताइए। तो उसका आंसर समझ लीजिए, चाहे आप ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए, दोनों आप अगर लिख देंगे एग्ज़ाम में, जैसे मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, वैसे आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। और ये कार्बोहाइड्रेट वाला जो क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का आता है लॉन्ग में। ठीक, तो अगर आप लोग जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे लिखते चलेंगे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, और यही सेम टू सेम लिख देंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएगा, कहीं पर भी एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के जो क्लासिफिकेशन है उसका पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो जनरली होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से करा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन में 3 टाइप करवाऊंगी। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। हेडिंग क्या डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को 3 वे से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेस्ड ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टी, कैसे उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं बेस्ड ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से टाइप में आएंगे। और सेकंड जो है वो बेस्ड ऑन रेड्यूसिंग नेचर है, बेस्ड ऑन रेड्यूसिंग नेचर। और तीसरा है बेस्ड ऑन बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, बेस्ड ऑन बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। ध्यान से समझिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बेस्ड ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा सबसे पहला आता है शुगर्स। ठीक, और दूसरा हमारा आता है नॉन शुगर। शुगर क्या होता है, नॉन शुगर क्या होता है, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन भी करूँगी, इसकी डिफिनीशन लिखाऊंगी, सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया भी हुआ है कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, उसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा आता है, इसका टाइप है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जो थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन बिहेवियर टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। ये 3 पार्ट में फर्दर क्लासिफाइड है। सबसे पहला क्या आता है, मोनोसैकराइड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोनोसैकराइड, इसके अलग से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, और दूसरा हमारा आता है टाइप्स ओलिगोसैकराइड। मैं आप लोगों को पूरा इसको अच्छे से डिटेल में कराने भी वाली हूँ। जो ये ओलिगोसैकराइड है ये फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। सबसे पहला कौन सा है, डाई
सैकराइड, और दूसरा है ट्राई सैकराइड, और तीसरा है टेट्रा सैकराइड। ठीक, ये ओलिगोसैकराइड के 3 पार्ट्स हैं। फिर जो बेस्ड ऑन बिहेवियर टुवर्ड हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहला मोनोसैकराइड है, दूसरा ओलिगोसैकराइड है, और तीसरा जो आता है हमारा वो पॉलीसैकराइड है। ठीक, मैं आप लोगों को सबसे पहले बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में शुगर नॉन शुगर कराने वाली हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन कराऊंगी और पूरा अच्छे से समझाऊंगी। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे, फिर बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस देखेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉमिस की हूँ कि मैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। इसी को कार्बोहाइड्रेट के 4-5 लेक्चर बन सकते थे, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के पूरा हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। 4-5 लेक्चर देखने के बजाय आप एक ही लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ सके और किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सके तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, नहीं तो मैं बना सकती थी कार्बोहाइड्रेट पूरा अच्छे से डिफाइन कर सकती थी, फिर क्लासिफिकेशन में एक एक अलग अलग बता सकती थी, लेकिन टाइम इतना नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, अगर मैं कम लेक्चर प्रोवाइड करूँगी तो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से मैं आप लोगों को सारे लेक्चर्स प्रोवाइड भी करने वाली हूँ। अगर 5 लेक्चर बनेंगे तो मैं आप लोगों को 3 लेक्चर में बेहतरीन कंटेंट दूंगी। लेक्चर कम ज़रूर रहेंगे, लेकिन कंटेंट जो रहेगा मेरा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हेडिंग डालते हैं, सबसे पहला हेडिंग है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर जो है सबसे पहला हमारा है शुगर्स क्या होते हैं, इसको डिफाइन करना है। चीनी तो आप लोग जानते ही होंगे ना, तो बस वही को लिखना है। शुगर्स क्या होते हैं, देखिए हम लोग चीनी देखते हैं तो चीनी एक छोटा सब्सटेंस होता है ना, क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर होता है उसका, और वाइट कलर का होता है, तो बस वही चीज़ हमें लिखना है। तो लिखते हैं दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन स्वीट सॉलिड। ये वाइट कलर का होता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है और मीठा होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है ना, तो वही कह रहे हैं दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन स्वीट सॉलिड विच आर। मैं जितना लिखा रही हूँ सिर्फ इतना ही लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जब हम पानी में चीनी जब मिलाते हैं तो पूरा अच्छे से घुल जाता है ना, तो वही कह रहा है कि ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन स्वीट सॉलिड होता है जो कि पानी में आसानी से मिल जाता है। विच आर सॉल्युबल इन वाटर। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी काफ़ी बार पूछा गया है कि शुगर बताइए और उसके एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल करा रही हूँ, ताकि अगर एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि शुगर बताइए 2 एग्जाम्पल के सही, तो आप लोग कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल भी पूछे तब भी आप लोगों के पास 2 एग्जाम्पल रहेगा ही रहेगा। ठीक, फिर अब आप आगे देख लेते हैं नॉन शुगर के बारे में। मैं आप लोगों को पूरा इसको अच्छे से डिटेल में कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक, कॉपी और पेन लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट्स भी बनाते चलिए। एग्ज़ाम पास में है तो अच्छे से आप लोग नोट्स भी बनी रहेगी, तो एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से पढ़ भी लेंगे। ठीक, और मैं आप लोगों को ग्लूकोज फ्रक्टोज सब सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। फिर आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फ्रक्टोज होंगे, ग्लूकोज होंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए नॉन शुगर। अब नॉन शुगर क्या होते हैं, मतलब जो कि शुगर नहीं है, तो वो किस तरह होते हैं। तो लिखिए दीज आर एमॉर्फस, मतलब ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है। ठीक, एक वे से अरेंज नहीं रहते इसमें एटम। एमॉर्फस टेस्टलेस, जैसे वो शुगर क्या था, मीठा था, तो नॉन शुगर क्या होगा, मीठा नहीं होगा। टेस्टलेस सॉलिड विच आर insoluble
इन वाटर, वो पानी में मिल जाता था। बस उसका अपोजिट है कि ये एक एमॉर्फस टेस्टलेस सॉलिड है जो कि पानी में नहीं मिलता, और पानी में अलावा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं मिलता है। ठीक, और जो शुगर्स रहते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिल जाते हैं, पानी भी वही के अंदर आता है। ठीक, तो ये रहा नॉन शुगर। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? दो एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है स्टार्च। ये पानी में नहीं घुलता है, मॉर्फस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक, और दूसरा एग्जांपल है सेलुलोज। अब हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सेकंड वाला है ये क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिड्यूसिंग शुगर बताऊंगी, फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर में हमारा आता है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में लिखेंगे, देखो, रिड्यूसिंग शुगर वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को दोनों को रिड्यूस कर देता है। जब मैं आप लोगों को ग्लूकोज पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को टॉलेंस रिएजेंट बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। ठीक, अभी इसको अच्छे से डिफिनीशन के तौर पे लिख लीजिए। अगर एग्ज़ाम में सबसे इजी डिफिनीशन बता रही हूँ और कहीं देखेंगे तो आप लोगों को बहुत लंबी लंबी डिफिनीशन और बहुत अलग अलग तरह की डिफिनीशन मिलेगी। तो मैं आप लोगों को जो डिफिनीशन करा रही हूँ वो सबसे सिंपल वे में है। तो लिखिए, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग्स सॉल्यूशन। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे आर नोन एज। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को? कमेंट ज़रूर किया करिए अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी तरह की क्वेरी रहा करे, कोई भी प्रॉब्लम रहा करे तो कमेंट करिए करिए। ठीक, नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। इसके भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जितने भी मोनोसैक्राइड्स होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि बेस्ड ऑन बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस में मोनोसैक्राइड है, फिर डाइसैक्राइड है। तो मैं आप लोगों को इसको भी डिटेल में अभी पढ़ाने वाली हूँ। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जितने भी मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ऑल मोनोसैक्राइड एंड ऑल डाइसैक्राइड, जितने भी डाइसैक्राइड होते हैं, मोनोसैक्राइड होते हैं, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लेकिन किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट सुक्रोज को छोड़ करके। ठीक, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हेडिंग डालिए आप लोग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिए, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना कर पाए। तो लिखिए मेरे साथ, द कार्बोहाइड्रेट which do not reduce tolerance reagent and Fallings सॉल्यूशन, जो कि टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना कर पाए उसी को हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग
शुगर आप मेरे साथ ही नोट बनाते हुए चलिए, नहीं तो ये होगा कि आप लोग नोट्स नहीं बनी रहेगी तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं आप लोगों को जितनी टिप्स वगैरह देती हूँ सारी इफ़ेक्टिव रहती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, बाद में आप लोगों को आसानी रहेगी। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगी तो ये नहीं रहेगा कि अभी नोट्स नहीं बनी है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। तो इसीलिए ठीक, तो देख लेते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल जितने भी ट्राई टेट्रा पॉलीसैकेराइड है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ट्राईसैकेराइड और जितने भी टेट्रासैकेराइड होते हैं, टेट्रासैकेराइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। SACHRIDE, टेट्रासैकेराइड्स हो गए। और इसका एग्जाम्पल सुक्रोज भी आ जाएगा क्योंकि इसमें एक्सेप्ट सुक्रोज था ना, तो ये सुक्रोज हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को करा दें ताकि आप लोगों को कोई ना कोई दो एग्जाम्पल तो अच्छे से याद ही रहें, आप लोग एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से कर लेंगे। अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस में, तो हेडिंग डालिए बेस्ड ऑन बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। इसमें सबसे पहला आता है हमारा मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ना, मोनो मतलब एक, सिंगल एटम। अब ये सिंगल एटम है, अब सिंगल एटम तो कितना तोड़ोगे उसको, अब ऐसा सबसे छोटा एटम हो गया जिसे अब फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है। ठीक, तो वही मोनोसैकेराइड्स होता है। ऐसा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जब उसका हाइड्रोलिसिस ना किया जा सके, स्मॉलर मॉलिक्यूल में और तोड़ा ना जा सके, उसी को कहते हैं मोनोसैकेराइड। तो लिखिए मेरे साथ, दीज आर द simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed to a smaller मॉलिक्यूल। ये सबसे छोटे एटम तक होता है कि इसको अब फर्दर उसको नहीं तोड़ा जा सकता। और एक पॉइंट और लिखिए कि इसमें सिर्फ 3 से 7 कार्बन एटम ही होते हैं, तो लिखेंगे दे कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना, और फ्रक्टोज हो गया इसका एग्जाम्पल। और एक लिख लीजिए ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, GLYCERALDEHYDE, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बताती हूँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ठीक, तो आगे देखते हैं। इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, बाकी मैं ग्लूकोज फ्रक्टोज जब पढ़ाऊंगी तो वो बताऊंगी। ठीक, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C3H6O3, फॉर्मूला ये होता है। स्ट्रक्चर होता है CHO CHOH ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब जो मोनोसैकेराइड है ये 2 टाइप में क्लासिफाइड है, एक आल्डोज होता है और एक कीटोज होता है। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको आल्डोज कहते हैं, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है उसे कीटोन्स कहते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं ये भी, तो डालेंगे टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। सबसे पहला कौन सा है, आल्डोज, दूसरा क्या है, कीटोज। तो इसमें लिखेंगे दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन एन, नाम से ही पता चल रहा है ना, आल्ड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप,
DEHYDE, एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, CHO जुड़ा होता है जिस कंपाउंड से, उसे हम आल्डोज कहते हैं। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कीटोनिक ग्रुप होता है, दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन अ कीटोनिक ग्रुप, उसे हम कीटोन्स कहते हैं। कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक, अब मैं आप लोगों को ओलिगोसैकराइड कराती हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी ओलिगोसैकराइड। तो डाल लीजिए, सबसे पहले मोनोसैकराइड करा दिया, अब ओलिगोसैकराइड क्या होता है। ओलिगोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो 2 से 9 यूनिट्स मतलब मोनोसैकराइड यूनिट्स में ये टूट जाते हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे हम लोग द कार्बोहाइड्रेट विच हैव बीन, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रही हूँ, हाइड्रोलाइज्ड, जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइज्ड हो जाए और टू गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड, मतलब 2 से 9 यूनिट के बीच में मोनोसैकराइड देता है तो उसी को हम लोग ओलिगोसैकराइड कहते हैं। आर नोन एज ओलिगो सैकराइड। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, मतलब 3 वे में ये क्लासिफाइड है, ड्राईसैकराइड, ट्राईसैकराइड, टेट्रासैकराइड, फिर मैं आप लोगों को पॉलीसैकराइड भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ओलिगोसैकराइड के अंदर सबसे पहला आता है हमारा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि मैं आप लोगों को इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक, डाईसैकराइड, डाईसैकराइड्स। अब डाईसैकराइड्स क्या होते हैं, डाई से ही समझ में आ रहा है ना, डाई का मतलब क्या होता है, 2 होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जब हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो सिर्फ 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड में टूटे, उसी को हम लोग डाईसैकराइड कहते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं द कार्बोहाइड्रेट which have been hydrolyzed to give 2 units of मोनोसैकराइड, सिर्फ 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड दे, उसी को हम लोग डाईसैकराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज और माल्टोज, इसका 2 एग्जाम्पल है। और इसका एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इसका जनरल फार्मूला भी होता है। जनरल फार्मूला आप लोग इतना लिखेंगे ना तो एग्जामिनर कहीं से भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक, और अगर आप लोग जैसे सुक्रोज़ है, माल्टोज़ है, जब मैं आगे आप लोगों को इसका पढ़ाऊँगी, इसके स्ट्रक्चर भी बताऊँगी, तो आप लोग इसमें स्ट्रक्चर भी बना दीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में एग्जामिनर किसी भी तरीके से मार्क्स ना काट सके। ठीक, तो इसका जनरल फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी डाईसैकराइड के बाद हमने क्या देखा था, ट्राईसैकराइड। अब ट्राईसैकराइड्स क्या होता है, ट्राई का मतलब ही होता है 3, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जब हाइड्रोलाइज करने पे 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड दे, उसी को हम लोग ट्राईसैकराइड कहते हैं। तो लिखिए द कार्बोहाइड्रेट विच have been hydrolyzed to give 3 units of
मोनोसैक्राइड, इसी को हम लोग ट्राईसैक्राइड कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए और जनरल फॉर्मूला लिखा दूंगी। इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज और इसका जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, C18H32O16, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब मैं आप लोगों को टेट्रासैक्राइड्स कराती हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए टेट्रासैक्राइड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टेट्रासैक्राइड। टेट्रा मतलब 4। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जब हाइड्रोलाइज करने पे 4 यूनिट दे, सबसे इजी मैं डिफिनीशन आप लोगों को करा रही हूँ, नहीं तो अलग अलग जगह देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके से डिफिनीशन लिखी हुई है। द कार्बोहाइड्रेट which have been hydrolyzed to give 4 units of मोनोसैक्राइड, जो कि 4 यूनिट दे मोनोसैक्राइड के, उसी हम टेट्रासैक्राइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए स्टार्चरोज। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो गया स्टार्चरोज। इसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए, जनरल फॉर्मूला C24H42O21, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा। अब जो हमारा लास्ट है बेस्ड ऑन बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस में, सबसे लास्ट में क्या था, 4th वाला हमारा था पॉलीसैक्राइड। अब ये पॉलीसैक्राइड क्या होता है इसको मैं बता देती हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को 4 बताया कि 4 यूनिट्स ऑफ मोनोसैक्राइड थे। जब ये ज़्यादा नंबर में मोनोसैक्राइड देने लगे तो वो पॉलीसैक्राइड के अंदर आता है। तो इसमें लिखेंगे द कार्बोहाइड्रेट विच हैव बीन hydrolyzed to give a large number of मोनोसैक्राइड, जो कि लार्ज नंबर में मोनोसैक्राइड दे, उसी को हम लोग पॉलीसैक्राइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल होगा स्टार्च और सेलुलोज। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। जनरल फॉर्मूला, ठीक, C6H10O5 और बाहर N, और जो N की वैल्यू है वो 100 से लेकर के 3000 के बीच में वैरी करेगी। ठीक, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट और उसके क्लासिफिकेशन हुए ख़त्म। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करते चलिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एपिमराइजेशन, उसके मैकेनिज़्म, उसके फॉर्मूला, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना एपिमराइजेशन वाला, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आया हुआ है। मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एपिमर के बारे में बताया हुआ है। ठीक, तो अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपिमर। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग एपिमर। ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से लिखिएगा। एपिमर्स क्या होते हैं, जब आल्डोजेस जो होते हैं, डाइस्टीरियोमिक आल्डोजेस जो होते हैं, उसका कन्फिग्रेशन जो होता है वो C2 कार्बन एटम अल्फ़ा जो कार्बन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जब वो चेंज होता है तो उसी को हम लोग एपिमर कहते हैं। तो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम में चेंज होता है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, इसीलिए पहले मैं लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। ठीक, अ पेयर ऑफ डाइस्टीरियो आइसोमेरिक aldoses whose configuration, aldose ग्लूकोज के अंदर आता है ना, तो कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। कन्फिग्रेशन इज डिफर ओनली अबाउट C2 कार्बन सेकेंड जो होता है
आर कॉल्ड इपीमर। फिर लिखेंगे इसमें एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन इपीमर into another epimer are known as epimerization। आप लोग जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसको अंडरलाइन कर दिया करें, इम्पॉर्टेंट वर्ड को। ठीक, देखिए पहले मैं इसको एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। ग्लूकोज एंड मैनोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO COH H CHOH होल 3। मैनोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए इपीमर्स क्या होता है, कह रहा है अ पेयर ऑफ डाई स्टीरियो आइसोमेरिक आल्डोजेज हुज कॉन्फ़िगरेशन इज डिफर ओनली अबाउट कार्बन 2 आर नोन एज इपीमर। देखिए दो इपीमर कंडीशन है इसमें दिया गया, एक ग्लूकोज ले लिया हमने और एक मैनोज ले लिया। इसमें देखिए इसमें सिर्फ चेंज कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ OH ग्रुप का चेंज है। इसमें देखिए OH ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट है और इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो इसमें कह रहा है जो सेकेंड कार्बन एटम है उसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आता है, ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकेंड कार्बन एटम है, ठीक, अगर इसका चेंज रहता है और इसी में अगर पेयर में चेंज होता है OH ग्रुप का, पहले एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो उसी को हम लोग इपीमर कहते हैं। ठीक, और कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन इपीमर इनटू अनदर इपीमर। अगर एक इपीमर से दूसरे इपीमर में कन्वर्ट किया जाता है, अभी मैं बताऊंगी ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, उसी को हम लोग इपीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसके आंसर्स भी करा रही हूँ। ठीक, तो फिर से मैं बता देती हूँ एक बार अच्छे से। अ पेयर ऑफ डाई स्टीरियो आइसोमेरिक आल्डोजेज, ये एक पेयर है डाई स्टीरियो आइसोमेरिक का, हुज कॉन्फ़िगरेशन इज डिफर अबाउट, जिसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कार्बन 2 एटम के OH ग्रुप से ही डिफरेंट है। एक OH ग्रुप राइट साइड पे है, इसमें लेफ्ट साइड पे है, और इसमें H लेफ्ट साइड में है तो इसमें H जो है राइट साइड में, उसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कार्बन 2 एटम में डिफरेंट है। और जो प्रोसेस है एक इपीमर से दूसरे इपीमर में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम लोग इपीमराइजेशन कहते हैं। ठीक, तो ये जो इसमें एक और तरीके क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे हम आल्डोज को इपीमर में कैसे कन्वर्ट करें। आल्डोज जो कि ग्लूकोज का एक पार्ट है, मतलब आल्डोज में ही ग्लूकोज आता है, तो अब हम देखेंगे कैसे आल्डोज को इपीमर में कन्वर्ट करते हैं, या कह सकते हो कि ग्लूकोज को मैनोज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, फिर मैं आप लोगों को मैकेनिज़्म भी बताऊँगी इपीमराइजेशन का। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आल्डोज को इपीमर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, आल्डोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, तो ध्यान से देखिएगा। आल्डोज कन्वर्ट इनटू इट्स इपीमर, जिसे कह सकते हो कि आल्डोज मतलब ग्लूकोज से कैसे हम लोग मैनोज बनाएंगे, उसका इपीमर मैनोज है। ठीक, मैंने बता दिया हुआ इस एग्जाम्पल से। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखा करिए। ठीक, ये नहीं होगा कि हमको नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करिए, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, लेकिन उसको समझिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है इसीलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक, तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CHO COH H CHOH थ्राइस CH2OH।
ये क्या है हमारा, ग्लूकोज है। इससे हमें मैनोज को बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जा कर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसके बाद ही हमारा क्या बनेगा, COOH। एक ऑक्सीजन जुड़ गया ना, COOH, और बाकी सब एज इट इज़ लिख देंगे। मैं आप लोगों को सारे कन्वर्जन्स कराऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मैंने जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बताया हुआ है ना, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल होती है ना उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। और शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे एक्टिव रहा करिए। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। ठीक, आप देखिए आगे इसको ऐसे ही लिख देंगे, CHOH3 CH2OH। तो जब हम लोग ऑक्सीडेशन करें ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, तो हमारा ये क्या बन गया, इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि आप ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर और ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ग्लूकोनिक एसिड है इसमें हम लोग पायरिडीन के प्रेजेंस में पहले इसको हीट करेंगे, पायरिडीन के प्रेजेंस में। और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 150 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जब ग्लूकोनिक एसिड को पायरिडीन के प्रेजेंस में हीट करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा ये मेनोनिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेनोनिक एसिड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है COOH और CH2OH। देखिए जब इसको पायरिडीन के प्रेजेंस में चेंज करेंगे तो ये जो OH है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और जो H है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि जो H है राइट साइड है, OH है लेफ्ट साइड है। और इसको ध्यान रखिएगा, इतना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, मेनोनिक एसिड। ठीक, ये कन्वर्जन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड में बनाया, ऑक्सीडेशन किया Br2 वाटर के प्रेजेंस में। फिर उसके बाद ग्लूकोनिक एसिड को पायरिडीन के प्रेजेंस में हीट कर दिया, 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। तो क्या बन गया, हमारा मेनोनिक एसिड बन गया। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, मेनोनिक एसिड में हम लोग इवेपरेशन करेंगे, मतलब H2O का निकाल देंगे। जब मेनोनिक एसिड में H2O को निकाल देंगे तो कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा। देखिए यहाँ से H2O, ये OH, और यहाँ से H जो होगा ये निकल जाएगा, वाटर के निकल जाएगा। तो ये बनेगा COCH, ये OH हो जाएगा, यहाँ CH। जब H2O हम निकाल देंगे तो ये बनेगा CO, और इसको सब एज इट इज़ रह जाएगा। और यहाँ से जब निकलेगा तो एक तो ऑक्सीजन तो बचा ही रहेगा ना, तो ये ऑक्सीजन और ये यहाँ से एक ग्लाइकोजिक लिंकेज की तरह काम करेगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है मैनोनो लैक्टोन। ठीक, अभी भी मैनोज नहीं बना है, मैनोनो लैक्टोन बना है। अब जब हम मैनोनो लैक्टोन का रिडक्शन कराएंगे और H पॉजिटिव एडिशन कर देंगे तो ये बनेगा हमारा मैनोज, CHOCH। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखवा रही हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। OH COH H COH H और CH2OH, ये हमारा बन गया मैनोज। ठीक, तो ये मैनोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं आप लोगों को इसके मैकेनिज़्म को अच्छे से समझाऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालिए मैकेनिज़्म ऑफ एपिमराइजेशन। देखिए ग्लूकोज है हमारा CHOCOH H। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो OH।
इसका जो मैकेनिज़्म है ये लॉन्ग में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ग्लूकोज जो है, ठीक, ग्लूकोज से मैनोज बनाना है, इसका पूरा मैकेनिज़्म सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में इसको हीट किया था, सॉरी ऑक्सीडाइज किया था। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पूरा मैकेनिज़्म देखेंगे। तो Br2 वाटर के प्रेजेंस में जब इसका कराया था तो क्या बना था, हमारा ग्लूकोनिक एसिड बना था। तो इसको पूरा स्ट्रक्चर खोल के लिखना है, ठीक। तो ये बनेगा हमारा कार्बन, ये OH यहाँ से, और वाटर के जो वाटर का OH होता है वो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कार्बन पे और OH तो CHO वाला है, फिर उसके बाद जो वाटर का लगेगा एक OH, तो ये डबल बॉन्ड के साथ लगेगा OH। फिर उसके बाद नीचे जो स्ट्रक्चर है एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद CHOH पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ लिख देंगे पूरा। तो ये हमारा क्या बना था, ग्लूकोनिक एसिड बना था, ठीक। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे, पायरिडीन करे थे। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, तो इसको पूरा मैं खोल के लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो फिर उसके बाद क्या किए थे, पायरिडीन का ट्रीटमेंट करवाए थे, ठीक। तो लिखेंगे पायरिडीन। जब पायरिडीन का ट्रीटमेंट कराए थे तब हमारे पास क्या बना था, हमारे पास जो मेनोइक एसिड बना था। उससे पहले जो ये पायरिडीन का ट्रीटमेंट कराया जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो इसको स्ट्रक्चर पूरा खोल के लिखना है। तो कार्बन से ये ऑक्सीजन OH, और ये OH, ये जो डबल बॉन्ड था ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा COH, और स्ट्रक्चर को एज इट इज़ लिख देंगे। तो इधर देखिए, अब जो कार्बन 2 एटम पे है, तो यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन हुआ हमारा डिस्टर्ब हो गया, कि जो यहाँ पर OH था यहाँ पर H लगना था ना, तो ये डिस्टर्ब हो गया। तो इसको किसी ना किसी तरह हटाना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे देखते हैं। इसका देखेंगे तो फिर क्या बना था हमारे पायरिडीन के ट्रीटमेंट करने के बाद, बना था मेनोइक एसिड, COOH CHOH CHOH OH H OH H CH2OH। ये क्या बना था हमारा, मेनोनिक एसिड। फिर उसके बाद हमने क्या करवाया था, जब वाटर को हटाया था और फिर उसके बाद रिडक्शन करवाया था। तो इसको हमने कैसे वे में रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका इवेपोरेशन करवाएंगे, ठीक। मैकेनिज़्म है इसका, पूरा ध्यान से देखिएगा, और रिडक्शन करवाएंगे। तो ये आएगा हमारा, जब हम इवेपरेशन कराएंगे तो मतलब H2O को निकाल देंगे, रिडक्शन करवाएंगे मतलब H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा हमारा। तो फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, हमारा मैनोज बन जाएगा। सिंपल मैकेनिज़्म है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ध्यान से देख लीजिए, कर लीजिए। CH2OH CH2OH, ये हमारा मैनोज बन गया, ठीक। अब दो सिंपल डिफिनीशन है कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है, तो उसको भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए म्यूटा रोटेशन, शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है म्यूटा रोटेशन के बारे में, ठीक। म्यूटा रोटेशन तो देखते हैं। तो इसमें लिखिए, द चेंज इन specific rotation of an optically active solution on standing is known as म्यूटा रोटेशन। देखिए, जब मैं आप लोगों को ग्लूकोज बताऊंगी तो उसमें जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फ़ा ग्लूकोज का वो 110 डिग्री होता है, और जो बीटा ग्लूकोज होता है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है 19.2 डिग्री होता है। तो उसके जो बीच का जो पार्ट होता है जिसमें स्टेबल रहता है, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री होता है, तो उसी के अराउंड जो इसमें कह रहा है कि चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, जो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता रहता है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन को, उसी को हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। मैं इसमें बता देती हूँ कि जो अल्फ़ा ग्लूकोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो 110 डिग्री होता है, और बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 19.2 डिग्री होता है, ठीक। और जो उसका बीच का होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है,
इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 50, ये प्लस में ही होता है, ठीक, +52.5 डिग्री होता है। तो ये रहा हमारा म्यूटर रोटेशन। ठीक, एक टॉपिक इसमें और आता है, एनोमर्स क्या होते हैं। जब जैसे कि मैंने आप लोगों को इपिमर बताया था, उसमें जो कार्बन 2 में चेंज होता है तो वो इपिमर होता है। अब इसमें कार्बन 1 में जो चेंज होगा उसी को हम लोग एनोमर कहेंगे। तो लिखेंगे, हेडिंग डालिए आप लोग, एनोमर, एनोमर। तो इसमें लिखिए, अ पेयर ऑफ डाई स्टीरियो आइसोमर ऑफ मोनो monosaccharides which differ in, अगर आप लोगों को एपिमर अच्छे से समझ में आ गया तो एनोमर अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा। कन्फिग्रेशन अबाउट C1 आर कॉल्ड एनोमर। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी वही होगा, ग्लूकोज। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, छोड़ो ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी के फॉर्म में ग्लूकोज होगा, मतलब OH राइट साइड होगा, और बीटा ग्लूकोज, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, कार्बन OH H, देखिए ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ठीक, ये कई बार पूछा भी गया है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताइए। और बाकी तो ये देख लीजिए, OH है, ये H है, C। मेन चीज़ यहाँ पर है फर्स्ट कार्बन में। अब देखिए OH ग्रुप क्या है, ये राइट साइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो बीटा डी ग्लूकोज में जो OH ग्रुप है ये पहले प्रेजेंट है, राइट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो इसीलिए कह रहा है कि जो कार्बन 1 में जो कन्फिग्रेशन का चेंज होगा उसी को कहते हैं हम लोग एनोमर, और बाकी सब तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये यहाँ से, और ये जो ऑक्सीजन लगेगा ये ग्लाइकोजिक लिंकेज कहते हैं, ठीक, यहाँ पर लिख भी लीजिए, पॉजिटिव लिंकेज। इसको मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगी जब ग्लूकोज पढ़ाऊँगी। तो ये रहे मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों को मैंने बहुत ही डिटेल में करा दिया है, तो आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके स्टार्टिंग से ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे 1.25 स्पीड कर लीजिएगा, लेकिन इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा और नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। कि वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और बाकी जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं मैं उसको भी कराने वाली हूँ। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।